Happy exams, everyone. How are you all? Hope all of you are enjoying and safe at your homes. Chaliye, as you know, today this is the last video, the last revision of the session. After this, you are going to have exams. We have already completed 4 questions of the practice sheet in our previous video. Today we need to start from the question number 5. But as usual, before starting, we all need to recite the shloka. So be ready for the shloka. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोत्स्वकर्मणि. Om Shanti Shanti Shanti. Hey guys, chalo. So let's start with our question number 5. Give one word for the following. That means you will be given one sentence. You need to write the answer in one word for that sentence. First question is the longest railway line in the world is. World की जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है, it is called Trans-Siberian Railway. It covers a journey of 10,000 kilometers and started from St. Petersburg to Vladivostok. तो ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है. सेकेंड क्वेश्चन, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज एयरवेज. थर्ड, द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म विच हैड साउंड वॉज. वो पहली फिल्म जिसमें साउंड थी, इट वॉज आलम आरा. सी हियर यू हैव गिवन इन कैप्शन इज नॉट गिवन, तो आप प्लीज कैप्स लॉक कर लीजिएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर लीजिएगा. ओके. वायर्ड फोन्स आर कॉल्ड लैंडलाइन. जो वायर्ड फोन होते हैं, जो फोन में वायर होती है, वायर से चलते हैं, तो हम उन्हें लैंडलाइन कहते हैं. एंड वायरलेस फोन्स आर कॉल्ड मोबाइल्स. आज़ाद हिंद फौज, हियर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इज नॉट देयर. इट्स ओके, वो काउंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं. आज़ाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस. आज़ाद हिंद फौज किसने फॉर्म किया है? सुभाष चंद्र बोस जी ने. अवॉइडिंग समथिंग बाय द वे ऑफ प्रोटेस्ट इज कॉल्ड बॉयकॉट. प्रोटेस्ट के जरिए किसी चीज़ को अवॉइड करना, इट इज कॉल्ड बॉयकॉट. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर इज कॉल्ड अपार्थाइड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. आप इसको अपार्थाइड भी लिख सकते हैं और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी लिख सकते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वॉज लीमेंट एटली. इंग्लैंड के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनका नाम था लीमेंट एटली. द मुस्लिम लीग वॉज हेडेड बाय. द हेड ऑफ मुस्लिम लीग वॉज मोहम्मद अली जिन्ना. मुस्लिम लीग के हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना. द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज. इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. The original name of the Mother Teresa is. Mother Teresa का रियल नेम है एग्नेस गोंजा बजाग्जियो. The main aim of the UNO was to maintain. UNO का सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट एम क्या है? वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. The League of Nations was established in. लीग ऑफ नेशन को कब एस्टेब्लिश किया था? 1919 में. अ डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इट्स चार्टर. तो चार्टर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इज एंटोनियो गुटर्स. UN की जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटर्स. द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ NAM वॉज हेल्ड इन. NAM की जो पहली कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN दैट हैज़ हेल्प टू चेंज डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान इज FAO. हमने पढ़ा था ना कि FAO ने राजस्थान के डेजर्ट एरिया को फर्टाइल एरिया में चेंज करने के लिए काफ़ी हेल्प की है. नेम द इंडियन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ICJ. आपको उस इंडियन का नाम बताना है जो ICJ के प्रेसिडेंट रहे हैं. ही वॉज डॉक्टर नागेंद्र
Singh. Now next we will discuss the short question answer. First question, name the founder member countries of UN. यहाँ पर आपको UN दिया है, मैंने आपको प्रैक्टिस शीट में भी ये करेक्शन करवाई थी बेटा, आप यहाँ UN नहीं नाम लिखिए, UN को कट करके नाम लिखिए, NAM नाम, बिकॉज कि UN के फाउंडर मेंबर्स तो 50 और 51 मेंबर्स हैं, इतने सारे मेंबर्स के नाम नहीं लिखने हमें. Here we need to write the members of NAM के members लिखने हैं. Okay, so the founder members of NAM are India, Egypt, Ghana, Indonesia and Yugoslavia. I told you earlier इनके presidents के नेम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सिर्फ ये कंट्रीज के नेम लर्न कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट, राइट एनी वन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक. अब आपको वर्ल्ड बैंक का एक फंक्शन पूछा है, लेकिन यहाँ पर 2 दिए हैं, सो यू कैन लर्न एनी वन ऑफ देम. इफ दिस क्वेश्चन विल कम इन 1 mark and if this question will come in 2 mark, you need to write 2 points. Okay, so first point is the World Bank supported India to set up many infrastructural development projects. वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को सपोर्ट किया है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, कैनाल्स, ये सब चीज़ों के लिए. ओके, सेकंड, मैनी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाइक कैनाल, रिवर लिंक्स, रोड्स एटसेट्रा वर स्टार्टेड विद द फाइनेंशियल एड ऑफ द वर्ल्ड बैंक. ये बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल हेल्प से स्टार्ट हुई है. Now next question, what was India's contribution to UN? Write 1 point. Again you are asked 1 point and given 4 points. That means you can learn any one of them. Okay. The UN, the contribution of India to the UN. UN में India का contribution. First, India has supported the cause of the underprivileged countries. इंडिया ने हमेशा जो underprivileged countries हैं, underdeveloped countries हैं, उनके फेवर में यूएन का सपोर्ट किया है, उनके डेवलपमेंट के फेवर में. सेकंड, इंडिया हैज़ ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन द यूएन एडमिशन. यूएन के जितने भी मिशंस होते हैं, इंडिया ने हमेशा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है. थर्ड, इंडिया हैज़ बीन एक्टिव इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस. यस, इंडिया हमेशा वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में एक्टिव रहा है, बिकॉज इंडिया ने कभी भी कोई भी फाइट, कोई भी वॉर इनिशिएट नहीं किया है. Fourth, India has been a part of the UN peacekeeping forces in many countries. India UN की peacekeeping force का part है बहुत सारी countries में. Okay? Now next question is, name the countries that are permanent members of the Security Council. वो countries जो Security Council की permanent members हैं. As we know, there are 5 members. These are Russia, France, USA, UK and China. Russia, France, USA, UK and China. These are the permanent members of Security Council. Okay. Now next question, you need to write the full forms. आपको full forms लिखने हैं. ये सबके सब आपको नहीं पूछे जाएंगे, पर इनमें से कोई भी 1 या 2 आपको पूछा जा सकता है. जैसे WHO, World Health Organization, ECOSOC, Economic and Social Council, UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, IMF, International Monetary Fund, ILO, International Labour Organization, FAO, Food and Agriculture Organization, ICJ, International Court of Justice, NAM, Non-Aligned Movement. Done. Next question, what is the role of the International Court of Justice? International Court of Justice का आपको एक रोल बताना है. Okay. International Court of Justice at Hague hears disputes among members of UNO and advise the members countries on matters of international law. तो ये क्या करते हैं, ये UN के जो मेंबर हैं उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, उन्हें सुनते हैं और उन्हें इंटरनेशनल लॉ पर
एडवाइस प्रोवाइड करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एनी वन अचीवमेंट ऑफ यूएन. आपको यूएन की कोई एक अचीवमेंट लिखनी है. सो व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ यूएन? नंबर 1, इट हैज़ सॉल्व्ड सेवरल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. अब तक यूएन ने बहुत सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया है. सेकेंड, इट हैज़ प्रिवेंटेड कन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम ग्रोइंग इनटू मेजर वॉर्स. यूएन के फॉर्मेशन के बाद अभी तक भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं आई. दैट मीन्स कि कंट्रीज़ के बीच में जो भी प्रॉब्लम अराइज होते हैं उसे यूएन सॉल्व कर देता है. Third, it makes effort to prevent the misuse of destructive weapons like chemical and atomic weapons. जो आज लगभग सभी कंट्रीज के पास वेपन्स हैं, एटॉमिक वेपन्स हैं और केमिकल वेपन्स हैं, तो उनके मिसयूज को जो है वो यूएन स्टॉप करता है. इट स्टॉप द कंट्रीज टू मिसयूज दीज वेपन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when and where was the UN formed? कि कब और कहाँ UN को फॉर्म किया गया. It was formed on 24th October 1945 at सैन फ्रांसिस्को. इसे सैन फ्रांसिस्को में 24th अक्टूबर 1945 को फॉर्म किया गया था. You don't need to write this line, only the first line you have to do. एट सैन फ्रांसिस्को. रोल वाला पार्ट तो मैंने आपको ये क्वेश्चन में दिया नहीं ना, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं. ओनली फर्स्ट लाइन यू नीड टू राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ कंट्री बिकम अ मेंबर ऑफ यूएन. कि कोई भी कंट्री यूएन की मेंबर कैसे बन सकती है. एनी पीसफुल कंट्री कैन बिकम अ मेंबर ऑफ यूएन. कोई भी पीसफुल कंट्री जो कि पीस चाहती है, वॉर नहीं चाहती, दे कैन बी अ मेंबर ऑफ यूएन. These countries have to accept the principle and aims of the UN Charter. Simply इन countries को UN के charter में जो principles और aims लिखे हैं ना, उनको follow करना होगा, उनको agree करना होगा. Then they'll be the member of UN. Okay. Next question. Write any one point of contribution of these personalities. आपको यहाँ 4 personalities के बारे में दिया है. आई कैन आस्क अबाउट एनी वन. ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों के 4 पूछे जाएंगे, किसी भी एक के बारे में पूछा जा सकता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट मदर टेरेसा, शी शेयर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, ठीक कर लीजिएगा, SHARED. शी शेयर्ड सिंपैथी, अफेक्शन एंड कंपैशन अमंग द पुअर एंड नीडी. यहाँ पे हुअर लिखा है, दैट इज पुअर, POOR, पुअर एंड नीडी. ज़रूरतमंद और गरीबों के लिए उन्होंने दया, प्यार, अफेक्शन, ये चीज़ें शो की, ये चीज़ें शेयर की. सेकेंड इज अमर्त्य सेन. ही कंट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. उन्होंने इकोनॉमिक्स के वेलफेयर और डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है. उन्होंने एक बुक भी तो लिखी थी ना, डेवलपमेंट एज फ्रीडम. थर्ड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ही प्लेड एन एमिनेंट रोल इन डेवलपिंग अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स. उन्होंने अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल को डेवलप किया. पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट हैं, उन्हें सक्सेसफुल किया. सो दिस वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. नाउ लास्ट इज द सोनल मानसिंह. She contributed in preserving the rich cultural and traditional heritage of India, because she was a classical dancer, and she encouraged the people to do the classical dance, and classical dance are the tradition, the culture, the heritage of India. तो इन चीज़ों को उन्होंने preserve किया है. Okay. Next question, who is known as the Missile Man of India? So who is the Missile Man of India? It is Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. Now next, when and where did Jawaharlal Nehru first unfurl the tricolor flag? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब और कहाँ पहला तिरंगा झंडा फहराया था. Okay. So he unfurled the tricolor flag on 31st December 1929 at the Lahore session of Congress,
एक्चुअली ये लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी. We discussed ना, on the bank of river Ravi, he unfurled the tricolor flag. Write a short note on खिलाफत movement. आपको खिलाफत मूवमेंट के बारे में लिखना है. So खिलाफत movement was a anti-British movement which was launched in 1920. ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था 1920 में, जिसे स्टार्ट किया गया था. It was launched to restore the honor of Khalifa, the Sultan of Turkey. टर्की के सुल्तान जो थे ना, मुस्लिम्स के खलीफा, उनके ऑनर को रिस्टोर करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था. महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड दिस मूवमेंट. महात्मा गांधी और आईएनसी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया. दिस मूवमेंट स्ट्रेंथन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. जिस वजह से इस मूवमेंट के बाद हिंदू और मुस्लिम यूनिटी में काफ़ी स्ट्रेंथ हुई, मतलब मजबूती आई. नाउ नेक्स्ट इज हु इज कॉल्ड अ सत्याग्रही. अ सत्याग्रही इज वन हु फॉलोज सत्याग्रह एंड स्टिक टू व्हाट इज राइट. एक सत्याग्रही वो होता है जो सत्याग्रह को फॉलो करे और हमेशा उस बात के लिए खड़ा रहे जो कि सही है. The person is called Satyagrahi. Okay. Now next question. Who gave the slogan "Do or die"? Do or die का slogan किसने दिया था? It was given by Gandhi ji. Okay. Next question. In which languages was the Ghadar paper published? Ghadar paper को किस किस लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता है? It was जाता था. It was published in Punjabi, Hindi, Urdu, Bengal, Gujarati and Pashto language. तो इन सारी लैंग्वेजेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Why do you think the INC was formed? आपको क्यों लगता है कि INC का फॉर्मेशन क्यों हुआ? See, this was a lengthy question, but I have cut it down. मुझे जितना पार्ट इम्पोर्टेंट लगा मैंने कट डाउन कर दिया. ओके. सो व्हाट वी वर डूइंग दैट, व्हाई डू यू थिंक द आईएनसी वाज फॉर्म्ड, कि आईएनसी कैसे फॉर्म हुई. वी थिंक दैट व्हाई, क्यों फॉर्म हुई. वी थिंक दैट द आईएनसी वाज फॉर्म्ड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियंस. इंडियंस जो प्रॉब्लम फेस करते थे ना, उसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान दिलाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने के लिए आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू नो बाय स्वदेशी मूवमेंट, कि स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं. सो द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके अगेंस्ट. ओके. स्ट्रेटजीज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन्वॉल्व बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स एंड रिवाइवल ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स. तो इसकी जो पॉलिसी है वो क्या फॉलो की गई थी कि ब्रिटिश गुड्स को तो बॉयकॉट करना, और जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, हमारी फैक्ट्रियों में बना हुआ सामान है, हमारे देश में बना हुआ सामान है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ब्रिटिश एक्सप्लॉइट द इंडियन फार्मर्स, कि ब्रिटिश जो थे वो इंडियन फार्मर्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते थे. ओके. सो द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट द इंडियन फार्मर्स बाय फोर्सिंग दैम टू पे हैवी टैक्सेस. क्योंकि ब्रिटिशर्स उनसे क्या करते थे, हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस का लेते थे. ओके. Throughout the year, irrespective of the yield they produced, पूरे साल, फिर भले ही चाहे उनको क्रॉप है या उनका एग्रीकल्चर है वो सफिशिएंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, बट वो अपना टैक्स अमाउंट ले लेते थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द मेन कॉज फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस की जो हमारी फर्स्ट वॉर थी ना 1857 की, उसका क्या कॉज था. दैट तो वी नो, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल. जो ब्रिटिशर्स ने एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की थी ना, वो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का
मेन रीजन था, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं बेटा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रीजन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, sorry, the British declared that if a king died without a child, the kingdom would be taken over by British. Britishers ने क्या अनाउंस किया कि अगर कोई भी रूलर जिसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई अपना बेटा नहीं होगा, खुद का बेटा नहीं होगा, then his property can be considered under the Britishers. Okay. Next question, what do you know about subsidiary alliance? What was subsidiary alliance? According to this policy, Indian rulers under British protection had to maintain British troops within their kingdom. तो इसमें क्या करना होता था? ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर इंडियन रूलर्स को, ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश सोल्जर्स को अपनी आर्मी में मेंटेन करना होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? सो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? मैसेजेस सेंड करना और रिसीव करना। Various means communication are categorized as personal communication and mass communication. तो कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। नेम द डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रिंट मीडिया। आपको डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रिंट मीडिया बताने हैं। तो प्रिंट मीडिया क्या क्या होते हैं? न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, बुक्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? कॉमिक्स होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? प्रिंट मीडिया। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज अ सर्च इंजन? एक सर्च इंजन क्या है? अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड अ सर्च इंजन। मीन्स इंटरनेट पर कोई भी चीज़ जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे सर्च इंजन कहते हैं। जैसे कि गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। इनके थ्रू ही तो हम नेट पे सर्फिंग करते हैं ना, नेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस टेलीविजन इन इंडिया एंड वेयर? इंडिया में सबसे पहले टेलीविजन को किसने और कब इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद in 1959 एट विज्ञान भवन। न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में सबसे पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने टेलीविज़न को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन एंड व्हाट इट वाज कॉल्ड? कि एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया है और इसे क्या कहते हैं? इट वाज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स एंड इट वाज कॉल्ड राइट फ्लायर। आप फ्लायर भी लिख सकते हैं, राइट फ्लायर भी लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज कि राइट ब्रदर्स ने बनाया था ना, तो इसको राइट फ्लायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू वी नीड, व्हाई डू वी नीड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? कि हमें ट्रांसपोर्ट के एफिशिएंट मीन्स की जरूरत क्यों होती है? देयर आर मेनी रीजन फॉर दैट। ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करने के लिए। सेकंड, सेंड रॉ मटेरियल्स नीडेड बाय द फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए हमें एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। Next is explain the transcontinental railway. Yes, this is very important question. जो transcontinental railway क्या होता है? In some countries, railway connect cities on the eastern coast to those of the western coast. कुछ कंट्रीज में क्या होता है? ट्रेन जो होती है ना, रेल लाइंस, वो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को आपस में कनेक्ट करती हैं। Such type of railway is known as ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। अब ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे जो होते हैं
वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा हाई चलते हैं। ओके, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूएसए, कनाडा, ये सारी जगहों पर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे हैं। एंड ये जो इतनी लंबी लॉन्ग लाइन होती है ना, उसे ही हम ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच आर द टू मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के फील्ड में कोई भी दो मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या थे? सबसे पहला तो इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, तभी तो आज हमारे व्हील का इन्वेंशन हुआ, तभी तो आज हमारे पास इतने व्हीकल्स हैं। सेकंड, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। ये दो जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ वी विल स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, explain the major sea router of India. It's not router, it is routes, ROUTES, routes. वर्ड के मेजर सी रूट्स बताने हैं आपको। फर्स्ट, इट इज स्यूज कैनाल रूट। स्यूज कैनाल रूट क्या करता है? इट लिंक्स मेडिटेरेनियन सी और रेड सी। ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, सेकंड इज नॉर्थ अटलांटिक रूट। इट लिंक्स वेस्टर्न यूरोप विद नॉर्थ अमेरिका। ज़रूरी नहीं है आप कि वेस्टर्न और नॉर्थ ही लिखें, यू कैन सिंपली राइट इट कनेक्ट्स यूरोप विद अमेरिका एंड इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। और ये जो सी रूट है वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बिजी सी रूट्स में से एक है। ओके, थर्ड इज द पनामा कैनाल रूट। The Panama Canal joins the Atlantic Ocean and Pacific Ocean. पनामा कैनाल क्या करती है? अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को ज्वाइन करती है। एंड इट वाज ओपनड इन 1914, और इसे 1914 में ओपन किया गया था, उससे पहले इट वाज क्लोज्ड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉलर प्लेस टू लिव, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि पूरा वर्ल्ड जो है एक बहुत छोटी जगह बन के रह गया है रहने के लिए। हाउ? द वर्ल्ड हैज बिकेम द स्मॉलर प्लेस टू लिव बिकॉज नाउ ए डेज वी आर लिविंग इन द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट। आज हम कहाँ रह रहे हैं? इन द एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट। ओके, इट हैज नाउ become possible to reach any part of the world much faster than before. तो आज हम फास्ट ट्रांसपोर्ट के एज में हैं। अगर हमें कहीं भी जाना है तो हम वेरी फास्ट वी कैन रीच इन द एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। हम वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में बहुत जल्दी से पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज द इंटरनेट बिकम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो इंटरनेट है वो कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट मीन्स कैसे है? नाउ ए डेज द इंटरनेट इज ऑल्सो यूज फॉर एडवर्टाइजिंग विच ऑल्सो स्प्रेड सोशल अवेयरनेस अमंग द पीपल। एडवर्टीजमेंट को सोशल अवेयरनेस के लिए, इंटरनेट को एडवर्टीजमेंट और सोशल अवेयरनेस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू प्रिवेंट डिसीजेज फ्रॉम स्प्रेडिंग। अभी जैसे सबसे रिसेंट क्या था हमारा? कोरोना। तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ, वी यूज टू गेट इंफॉर्मेशन ओनली थ्रू द इंटरनेट और एडवर्टाइजिंग और मीडिया। तो हमें सिर्फ उसी के जरिए इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि हमें कैसे क्या करना है। ओके, समटाइम्स एडवर्टाइजिंग हेल्प इन स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस। कभी कभी जो एडवर्टाइजिंग होते हैं ना, वो सोशल अवेयरनेस को भी स्प्रेड करते हैं। सच एज से नो टू तंबाकू, कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए। डोंट डू ड्रग्स, कभी ड्रग्स नहीं करना चाहिए। सो लाइक दिस। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज एडवर्टाइजिंग प्ले इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हमारे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल है? दैट वी नीड टू राइट। एडवर्टाइजिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in the modern world as it creates awareness among the people on various topic, क्योंकि ये बहुत लोगों के बीच में डिफरेंट टॉपिक्स को लेके अवेयरनेस क्रिएट करता है, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सच एज हाउ टू
प्रिवेंट डिसीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग, कि डिसीजेस को कैसे फैलने से रोका जाए, और वो सोशल अवेयरनेस भी करता है, सच एज सेव द अर्थ, सेव द गर्ल चाइल्ड, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें बताता है. नेक्स्ट, what made the British follow the policy of divide and rule? ब्रिटिशर्स को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करने के लिए किस चीज़ ने पॉसिबल किया, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इस पॉलिसी को फॉलो कर पाए थे. द इंडियन रूलर्स वर एंगेज्ड इन म्यूचुअल वॉर्स विद ईच अदर. जो हमारे इंडियन रूलर्स थे ना, तो वो तो आपस में लड़ते रहते थे, और उनकी इस लड़ाई की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की. व्हाट दे डू, दे हेल्प्ड वन रूलर अगेंस्ट द अदर एंड गेन पावर एंड वेल्थ. वो एक रूलर की दूसरे रूलर के अगेंस्ट हेल्प करते थे और उनको पावर और पोजीशन मिलती थी. सो दिस इज हाउ दे कैरी फॉरवर्ड देयर पॉलिसी. नेक्स्ट, why do you think the Britishers exploit the Indian farmers? आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को क्यों एक्सप्लॉइट किया? एग्रीकल्चर वॉज वेरी प्रॉस्परस इन इंडिया एट दैट टाइम. आज भी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन है. उस टाइम इंडिया में आज से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर हुआ करता था. And tax on agricultural produce was source of income for the Indian rulers. और उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, प्रोड्यूस से जो टैक्स मिलता था वो बहुत बड़ी इनकम होती थी. टू गेट दैट इनकम, टू गेट दैट रेवेन्यू, द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट द इंडियन फार्मर्स. ओके, व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट? मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? So you can divide the answer into 3 points. The first point is the leaders of INC who aimed to solve problems through discussion, meeting and repeated request were known as moderates. तो जो INC के जो मेंबर मीटिंग से, डिस्कशन से या फिर रिक्वेस्ट से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे, वो उनको मॉडरेट्स कहते थे. And those who did not accept this, those who did not follow this approach of moderates, they were called nationalists. जो moderates होते थे, they believe in the British sense of justice. वो ब्रिटिशर्स की जस्टिस में बिलीव करते थे कि अगर उन्हें रियल में पता चलेगा कि इंडियंस की क्या प्रॉब्लम है तो वो उन्हें सॉल्व करेंगे. बट जो नेशनलिस्ट थे वो ब्रिटिश की सेंस ऑफ जस्टिस में बिलीव नहीं करते थे. अगर हम लीडर्स की बात करें तो मॉडरेट्स के जो फेमस लीडर्स थे वो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी. ये जो थे वो मॉडरेट्स के लीडर थे. और नेशनलिस्ट के थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, whom popularly we know as Lal, Bal and Pal. Okay. Next question. Write the short note on some of the social reforms that took place before freedom struggle. कि फ्रीडम की हमारी जो स्ट्रगल हुई थी ना, उसके that took place before. Okay. उसके पहले जो कुछ रिफॉर्म्स हुए थे उनके बारे में आपको बताना है. सी, उसके पहले अगर हम बात करें तो वी डिस्कस्ड अबाउट 3 रिफॉर्मर्स जिन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए थे. फर्स्ट, राजा राम मोहन रॉय, हु वॉज ऑल्सो नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. उन्हें मॉडर्न इंडिया का मेकर भी कहा जाता है. ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ इंडिपेंडेंट थिंकर एंड he did his best to abolish the सती प्रथा. सती सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया. एंड बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स ओनली लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्होंने लॉ एनफोर्स किए कि सती सिस्टम को स्टॉप किया जाएगा. सेकेंड, इट वॉज स्वामी दयानंद सरस्वती. ही वॉज द मोस्ट रेडिकल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर, जो सोशल भी थे और रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे. उन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया था.
and he was against the egalitarian approach of Vedas, which was रिलेटेड टू द कास्टिज्म. जो कास्टिज्म की एक थिंक थी, जो कि हमारे वेदास में मेंशन है, तो वो उसको बिलीव नहीं करते थे. ओके. नेक्स्ट वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ही वाज सोशल रिफॉर्मर एंड ही अबॉलिश्ड द चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज को उन्होंने अबॉलिश किया था. एंड ही बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ कास्ट. वो एक कास्ट की इक्वालिटी में बिलीव करते थे और विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन के फेवर में थे. ओके. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? इट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी विद डांडी मार्च. डांडी मार्च से गांधी जी ने शुरू किया था ऑन 12th मार्च 1930. उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 फॉलोवर्स के साथ डांडी मार्च की जो उनकी जर्नी थी वो स्टार्ट की थी. एंड ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात ही ब्रेक द सॉल्ट लॉ. आफ्टर दैट ऑन 6 अप्रैल ही ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट. 6 अप्रैल को उन्होंने 12th मार्च को ये जर्नी स्टार्ट की थी और 6 अप्रैल को उन्होंने डांडी में कोस्टल एरिया में पहुंचकर सॉल्ट बनाकर, मीन्स सॉल्ट हाथ में लेकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था. बाय पिकिंग अप अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट ही inaugurated the civil disobedience movement. This was how the civil disobedience movement was started. Next is the describe in brief the Jallianwala Bagh incident. Jallianwala Bagh इंसिडेंट को आपको डिस्क्राइब करना है. एज वी नो, जलियांवाला बाग, इट वाज अ मीटिंग एंड दिस मीटिंग वाज हेल्ड अगेंस्ट द लीडर्स हु वर अरेस्टेड इन अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट के अंडर जिन लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उनके लिए ये मीटिंग रखी गई थी. इट वाज जस्ट अ पब्लिक मीटिंग. बहुत सारे लोग वहाँ पे गैदर हुए थे. And they were not protesting anything. They were just gathered there to show their sadness that we are not happy with the thing, with this act. Just for that they were gathered over there. Man, women, children, elder persons, all were gathered there. But the General Dyer, what he did, he surrounded the park with the army and he fired the unarmed force. वो unarmed force जो थी उस पर उन्होंने फायर किया and thousands of people were killed. Man, women, children, old persons, they were killed and wounded. This was the Jallianwala Bagh incident. See, in your answer key, question number 11 is not given, but the answer is given. Question number 11 is how great personalities inspire us. कि great personalities हमें कैसे इंस्पायर करती हैं. Great personalities have faced many difficulties in their lives but achieved success. जितनी भी great personalities हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस की है और उसके बाद भी उन्होंने सक्सेस एक्वायर की है अपने गुणों से, अपने वर्च्यूज से, अपने करेज, साहस से, विल पावर, आत्मशक्ति से. तो इन चीज़ों से उन्होंने सक्सेस गेन की है. सो दे इंस्पायर अस टू डू आवर बेस्ट एंड टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स. तो वो हमें इंस्पायर करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, लिस्ट द अवार्ड्स वन बाय द फॉलोइंग पीपल. जो मदर टेरेसा जी थी, अमर्त्य सेन जी थे, कलाम जी थे, सोनल मानसिंह जी थी. तो उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो आपको लिखने हैं. दैट तो यू नीड टू लर्न. मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, पॉप, इट इज़ पॉप जॉन, पॉल जॉन नहीं है बेटा, पॉप जॉन 22 पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज. Amartya Sen was awarded Nobel Prize and Economics Prize. Dr. APJ Kalam was honored with Bharat Ratna Award, Padma Award
and received the honorary doctorates from 48 universities. Sonal Mansingh was awarded Sangeet Natak Academy Award, Rajiv Gandhi Excellence Award, Padma Award, Kalidas Samman, and Medal of Friendship from the state of Cuba. So these were the awards which were received by these people. Now next, describe the objectives of United Nations. आपको यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस के? प्रमोट एंड मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाना और उसे मेंटेन रखना. प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम वॉर. जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसे वॉर से बचाना. एंश्योर इक्वल राइट्स टू ऑल मेंबर कंट्रीज. सभी मेंबर कंट्रीज को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग डिफरेंट नेशन. डिफरेंट नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशन होनी चाहिए. कोऑपरेट्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम एट द इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे सॉल्व करने में सबका कोऑपरेशन होना चाहिए. प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम. जो ह्यूमन राइट्स हैं और उनकी फ्रीडम्स हैं उसके लिए रिस्पेक्ट करना. ओके. नेक्स्ट, राइट डाउन अ फ्यू इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स लिस्टेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. जो आपको डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, उसमें जो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स दिए हैं आपको वो लिखने हैं. क्या क्या हैं? ऑल ह्यूमन्स आर बॉर्न फ्री एंड आर इक्वल बिफोर द लॉ. सभी ह्यूमन्स जो हैं वो फ्रीली बॉर्न हुए हैं और वो इक्वल हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ. लॉ के आगे वो सब बराबर हैं. राइट टू एजुकेशन एंड वर्क. एजुकेशन लेने का और अपनी मर्जी से काम करने का राइट. फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर. कहीं भी घूमने फिरने का राइट. फ्रीडम ऑफ वर्शिप. अपने मन से पूजा करने की फ्रीडम. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़. अपने विचार एक्सप्रेस करना. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग. कुछ भी लिखना या कुछ भी कहने के लिए फ्री होना. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. बराबर काम के लिए बराबर सैलरी या बराबर पे मिलना. दीज आर द फ्यू ह्यूमन राइट्स. नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द नीड फॉर द लीग ऑफ नेशन अरोज. कि लीग ऑफ नेशन की जो डिमांड है वो क्यों हुई, क्यों ज़रूरत महसूस हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज देयर. दिस लेड टू द वर्ल्ड वाइड डिज़ायर फॉर पीस. अब सारी कंट्रीज इस वर्ल्ड वॉर की वजह से परेशान हो गई थी एंड दे वांटेड पीस. दैट्स व्हाई लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड. व्हाट वर्क डज द सेक्रेटरीट डू. सेक्रेटरीट क्या काम करता है? As we know, the Secretariat is the executive branch of UN. UN के जितने भी प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो सब कहाँ वर्कआउट होते हैं? सेक्रेटरीट में. इट लुक्स आफ्टर इट्स डे टू डे ऑपरेशंस. वो उसके डे टू डे ऑपरेशंस को ध्यान में रखता है. द सेक्रेटरीट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल हु एक्ट एज द UN स्पोक पर्सन. UN का जो स्पोक पर्सन होता है वो होता है सेक्रेटरी जनरल. He is nominated by Security Council and elected by General Assembly for a period of 5 years. उसे nominate कौन करता है? Security Council. और उसे and he is elected by the General Assembly. उसे elect कौन करता है? General Assembly. Next, write down the नेम्स ऑफ मेजर ऑर्गन्स ऑफ UN. UN के मेजर ऑर्गन्स के नाम बताने हैं. दीज आर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट. राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ NAM. आपको NAM के प्रिंसिपल्स बताने हैं. सो
यहाँ पर आपको नैम के फाउंडर मेंबर्स भी दिए हैं, ये आप नहीं करेंगे तो चलेगा बिकॉज यहाँ पे 3 ही मेंबर्स दिए हैं, बट आपको 5 मेंबर्स मैंने कराए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। यहाँ आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स ही करने हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ नैम आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। नैम के प्रिंसिपल किस पर बेस्ड हैं? पंचशील पर। और वो कौन से हैं? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति से एक साथ चलना, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, बराबर और समान लाभ, नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के लिए कभी भी अग्रेशन, कोई गुस्सा नहीं, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर, एक दूसरे के कामों में कोई भी तरह का इंटरफेरेंस ना करना, एंड द लास्ट इज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फ्रीडम एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक दूसरे की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की जो बाउंड्री लाइन है उसे कभी क्रॉस ना करना। ओके, राइट द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएन इन इंडियाज प्रोग्रेस, कि इंडिया की प्रोग्रेस में यूएन का क्या कंट्रीब्यूशन है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यूएन ने इंडिया के प्रोग्रेस में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम सबसे पहला बोलें तो हमने पहले भी किया था कि यूएन ने नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट को अप्रूव किया, दैट वाज द biggest contribution of UN in the progress of India. Next, WHO, WHO, World Health Organization. It helped India to fight against major diseases such as HIV, AIDS, tuberculosis. Then UNICEF, they supports women and child empowerment program. They also contribute to Angarwadi programs in India. नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एफएओ। एफएओ ने हमेशा हेल्प की है इंडिया की, एंड इट इज़ विद द हेल्प ऑफ एफएओ नाउ द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू फर्टाइल रीजन। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है? दो टाइप के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल, मीन्स दो लोगों के बीच में बातचीत। द वेरियस मीडिया ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीग्राफ, फैक्स एंड ईमेल। ये सब क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन के वेज हैं, मीन्स हैं। इफ वी टॉक अबाउट मास कम्युनिकेशन, इट इज ए मीन्स ऑफ रीचिंग आउट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मीन्स हम एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों से अगर हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। ओके, सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब क्या हैं? that mass communication के means हैं. Okay, now we have completed the practice sheet. Now still if you have doubt you can call me or you can ask your doubts in tomorrow's live session. Okay, till then stay home, stay healthy, stay safe, and bye, and all the best for your exams.